वैद्य जी देखिए ना, कितना समय हो गया है और अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है इसकी। अरे मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, दिखाओ तो आंखें दिखाओ। अरे मैं पहले भी कह चुका हूँ मंटू, तुम इसे कहीं अच्छे जगह ले जाओ, बड़े वैद्य के पास। मेरे बस का अब ये नहीं रह गया है, और नहीं तो काली पहाड़ी के पीछे एक बहुत घना जंगल है, वहाँ जड़ी बूटी मिलती है, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आएगा। तो तुम अगर खर्चा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो पता नहीं अब इसके अंदर क्या बीमारी है, क्यों ये ऐसे होती जा रही है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। बाबा आप इतना परेशान मत हो, मैं भी बाहर खेलना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे दिन भर घर में इस बिस्तर पे रहना पड़ता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। अरे कोई बात नहीं है मुन्नी, देखना ना जल्दी ही तू ठीक हो जाएगी, और एक बार तू ठीक हो जाएगी तो बस तू बाहर भी घूमेगी, हम लोग साथ साथ मेला भी जाएंगे, इसलिए तू परेशान मत हो, कुछ दिनों की बात है। बाबा कुछ दिन करते करते बहुत समय से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता बाबा। अच्छा मुन्नी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, मैं देखता हूँ, चलो मैं चलता हूँ, और तुम देख कर मुझे बताना क्या करना है और क्या नहीं। हाँ हाँ वैद्य जी बताऊंगा, अभी ये दवा पिलाते रहना इसे। ठीक है वैद्य जी, ठीक है मुन्नी। मुन्नी तू यहीं पे आराम से रुकना, मैं जरा आता हूँ कालू भैया के पास से। ठीक है बाबा, जाओ आप। कालू, ओ भाई कालू, कालू कालू घर में है क्या? अरे हाँ हाँ घर में ही हूँ, बैठो बरामदे में, आ रहा हूँ। क्या बात है मंटू, बड़ा परेशान लग रहा है। अरे परेशान हूँ, देखना खेती बाड़ी देखूं कि बच्ची को देखूं, समझ में नहीं आ रहा है, बच्ची मेरी ठीक हो नहीं रही है। काली पहाड़ी के पास से जड़ी बूटी लानी है, लेकिन उसके लिए खर्चा बहुत लगेगा। अरे देख, तेरी बीबी को मरे हुए 5 साल हो गए, मैंने कितनी बार तुझे कहा दूजा ब्याह कर ले, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब बता इसमें मेरी गलती है क्या? कितनी दफा बोला, हाँ तू चला जाता है खेत में, बेटी तेरी रह जाती है अकेली, बेचारी बीमार भी है। अरे हाँ बीमार तो है, इस बार तो वैद्य जी जैसे बोल रहे थे मुझे डर सा लग रहा था, पता नहीं वैद्य जी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, जैसे कि पता नहीं वो ठीक होगी भी कि नहीं होगी। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूँ ब्याह कर ले, ब्याह करके घर में ले आ। नहीं नहीं, मैं सौतेली माँ देकर मैं अपनी बेटी को कोई कष्ट नहीं देना चाहता। अरे क्या तूने लगा रखा है, क्या सारी सौतेली माएं कष्ट ही देती हैं? तुझे ऐसा ही लगता है क्या? मुझे तो लगता है तू जितना जल्दी ब्याह कर लेगा उतना ही अच्छा रहेगा, और तेरे बाद तेरे घर में देखने वाली भी कोई रहेगी। तू बेकार में परेशान मत हुआ कर, अब मेरी बात मान, तू ब्याह कर ले। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। देख भाई मेरी बात मान, तू खेती पे ध्यान देगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो तेरी बेटी का इलाज भी हो पाएगा, इसलिए तू ब्याह कर ले। मेरे नजर में एक मैनी है, तू कहे तो मैं बात चलाऊं। ठीक है भाई, तो फिर तू बात चला ले, जैसा कहेगा वैसा ही होगा। ओ सुंदरी, सुंदरी घर में हो? अरे बाहर तो आओ। अरे कालू भैया कैसे आना हुआ, बड़े दिन बाद आए हो, चलो अच्छा है, आओ बैठो, क्या खाओगे बताओ। अरे बहना कुछ खाना नहीं है, तुझे कुछ बताना है, मैं तेरा ब्याह तय कराया हूँ। अच्छा कहाँ पे ब्याह तय कराए हो? देखो
मुझे ऐसा वैसा लड़का नहीं चाहिए। और मुझसे कौन शादी करने को तैयार हो गया? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। अरे तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है? अब मैंने तेरा रिश्ता बड़े अच्छे घर में तय किया है। सुन, वो बहुत ज्यादा जमीन है उसके पास। खेती अगर करे तो खूब पैसे आएंगे। तो फिर? अरे एक मुसीबत है, उसकी एक बिटिया है, बीमार है। वो वैद्य जी बता रहे थे बहुत बीमार है। ना 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 भाई, मैं किसी ऐसे से ब्याह नहीं करूंगी। हाँ, पहले से एक बेटी है। अब बताओ मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा? उस घर की मालकिन तो वही बनकर रहेगी ना। अरे बहना, कर दिया ना तूने ओझी बात। अरे तुझे क्या लगता है तेरा भाई ये सारी बातें नहीं समझता है क्या? हाँ, सोच समझ कर ही मैंने कहा है। दरअसल देखो, वो जो है ना, वो बहुत बीमार है। ज्यादा दिन तक बची नहीं रहेगी। जितने दिन जिंदा है झेल लेना, उसके बाद तो वो मर ही जाएगी और सारा कुछ तो तेरा ही होगा। तेरा ही राज चलेगा और तेरा ही सब कुछ होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, लेकिन याद रखना भैया, मुझे ना सिर्फ उसकी जमीन से प्यार है। अरे बहना, मैं सब समझता हूँ। बहुत दिनों से ताक में था। आखिरकार ये रिश्ता अब जाकर मैंने फाइनल किया है। अच्छा, तेरा ब्याह मैं उससे करा दूंगा। एकदम रानी बन के रहेगी। अच्छा भैया, चलो बढ़िया है। मुन्नी, कैसा लग रहा है अभी? बाबा ठीक हूँ, थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है। अच्छा सुनो, मैं जब खेतों में चला जाता हूँ मुझे बड़ी चिंता होती है। इस वजह से मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाता। किस बात की चिंता होती है बाबा? अरे मुझे चिंता होती है, तू इधर अकेली रह जाती है। तू कैसे रहेगी? कोई मुसीबत ना आ जाए? खाना तू समय पे खाएगी या नहीं? बाबा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप उतनी चिंता मत किया करो। अरे कहने से थोड़ी होता है, चिंता तो होता ही है ना। सुन, मैं कह रहा था, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारी माँ आ जाए? बाबा, मेरी माँ कहाँ से आ सकती है? मेरी माँ तो मर चुकी है 5 साल पहले ही। अब वो कहाँ से आ सकती है? नहीं, नई माँ। बाबा, आप सौतेली माँ के बारे में बोल रहे हैं क्या? वो तो बड़ी डरावनी होती है। मुझे सौतेली माँ से नहीं रहना। वो अगर मुझे परेशान करे तो? अरे बेटा देख, मैं बहुत चिंता में रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूँ। घर संभालूं, काम संभालूं। देख, इस वजह से मैं खेती भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। और जब खेती नहीं कर पाता हूँ तो फिर तेरा इलाज कैसे कराऊंगा बता? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? मैं तो हूँ ना, मैं तेरा बाबा हूँ। तुझे अगर कुछ भी लगे कि तुम्हारी माँ तुझे परेशान करती है तो तू मुझे बता सकती है। पापा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे सौतेली माँ से कोई एतराज नहीं है। आप चाहो तो आप ब्याह करके ला सकते हो। चलो, अब मुझे अब चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, मैं जल्दी ही एक नई माँ ला दूंगा तुम्हारे लिए। अरे, तूने नया ब्याह कर लिया मंटू? हाँ काकी, कालू ने ही कहा था। बेड़ा गर्क कालू, मैं यहाँ नहीं थी तो ये ब्याह? हाँ काकी, बस अब घर चलने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ब्याह कर लिया। चल कोई बात नहीं है, अब ब्याह कर लिया तो कर ही लिया है। इसमें क्या कहना और क्या नहीं कहना। देखो, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है मैं कोई ब्याह करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए ब्याह किया है। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। उसकी तबीयत थोड़ी इधर बीच खराब, ध्यान रखना ताकि मैं उसके इलाज के लिए सारा इंतजाम कर पाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप परेशान मत हो। रसोई कहाँ है? मैं रसोई में खाना बना देती हूँ। ये तो समझ रहा है कि मैं इसकी बेटी की सेवा करने के लिए आई हूँ। कल से सब पता चल जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा।
आओ खाना खा लो। अरे वाह, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। मैं बिटिया को खाना खिला कर आता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम ये खाना खाओ, मैं बिटिया को खाना खिला दूंगी। अम्मा, मैं बेकार ही डर रही थी, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ, वो तो कल से पता चल जाएगा, कोई बात नहीं है, आज खा ले इसे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम मुन्नी का ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, आप परेशान मत हो। सुनो, ए महारानी, बेड पर लेटी लेटी रहती हो, जाओ जाकर बर्तन धो। लेकिन अम्मा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसी सोई रहेगी तो और तबीयत ठीक नहीं लगेगी, इतने दिन होने लगे हैं। जा जाके बर्तन धो और घर के काम कर। ठीक है अम्मा। ए लड़की, अभी तक तूने झाड़ू नहीं दिया है, घर में झाड़ू कौन देगा? अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एकदम से अच्छी नहीं है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। अरे तो मर क्यों नहीं जाती है? हाँ, तू अगर जिंदा रहेगी तो हमारे लिए मुसीबत बनेगी। नहीं अम्मा, आप ऐसे क्यों कह रही हो? मेरे बाबा दुखी हो जाएंगे। अरे तेरा बाबा कोई दुखी नहीं होगा, तू मर जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक जिंदा है तभी तक समस्या है। जा जाके कपड़े धो के आ। जा रही हूँ अम्मा। अरे आज तो धान की सारी फसल सूख गई है, अब पता नहीं पानी कब बरसेगा। हाँ भैया, पानी का ही तो दिक्कत है, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। लगता है इस बार की फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए। चलो भैया, घर चलते हैं। अरे इतनी तपिश में ये आलू का पौधा जिंदा कैसे है? इसे उखाड़ कर ले चलता हूँ और ले जाऊंगा, अपने घर के आंगन में लगा दूंगा। अरे मुझे ठीक से उखाड़ो। देखो, एक तो तुम्हारे खेत में थोड़ा भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से मेरे लिए पहले ही समस्या हो रही है। अरे तुम तो बोल सकते हो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। अब मैं बहुत ही कीमती पौधा हूँ, अब मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद भी कर सकता हूँ। चलो, ये तो अच्छा है, चलो मैं तुम्हें अपने आंगन में लगा देता हूँ। अरे वाह मुन्नी बेटा, तू तो ठीक लग रही है। हाँ बाबा, पहले से ठीक हूँ। अच्छा, देख तू अपनी अम्मा को मत बताना, ये जो पौधा है ना, ये पौधा बोल सकता है, आलू का पौधा है, इसका ध्यान रखना, अच्छे से खाद पानी देते रहना। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल दूंगी खाद पानी। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है तुम मेरी सेवा करोगी। तुम अपने बाबा को बताती क्यों नहीं हो? तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत बुरी है, वो तो तुम्हें हर समय कष्ट देती रहती है। नहीं नहीं, ये बहुत बुरी है, ये मेरे बाबा को मार सकती है अगर मैं बोलूँगी तो, इसलिए मैं नहीं बोलती। इसे बाबा की जमीनें चाहिए। मैं बोल देता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी मत बोलना, वरना हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। अरे कहाँ हो बहना, घर में हो क्या? अरे कालू भैया, कौन से घर में ब्याह करा दिया? तुमने तो कहा था वो लड़की मर जाएगी, लेकिन वो तो इतने समय से जिंदा है। हाँ, मैंने भी वही सुना है। सुनो, मैं तुम्हें आज ये पुड़िया देने आया हूँ। क्या है इस पुड़िया में? अरे इसमें जहर है, जहर, उसे खिला देना, रात को दूध में देकर मर जाएगी वो। चलो ठीक किया भैया, ये आपने मुझे दे दिया। अरे बड़ी परेशानी हो रही थी, मुझे उसे रास्ते से हटाना ही होगा। अरे ये तो बड़ी दुष्ट है, ये तो आज इसकी बेटी को ही मार डालेगी।
अरे पौधे, ठीक हो ना तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी बेटी को मारने का प्लान है कालू और तुम्हारी पत्नी का। ये क्या कह रहे हो? हाँ, वो जहर वाला दूध है। अब विश्वास नहीं है तो जाओ घर के अंदर और देखो। ये ले मुन्नी, पी ले इसे। नहीं अम्मा, मैं दूध नहीं पीती। अरे वो दूध नहीं पीती है, उसे खराबी करेगा। तुम पी लो इस दूध को। नहीं नहीं, मैं क्यों पीऊंगी? मैं अरे पी लो, रोज तो दूध पीती ही हो, आज पी लोगी तो क्या होगा? नहीं, मैं नहीं पीना चाहती अभी। अरे ये कहो कि इस दूध में जहर है, इसीलिए तुम नहीं पीना चाहती। नहीं, ये किसने कहा? तो फिर इसे पी कर दिखाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। निकल जा यहाँ से, वरना मैं राजा जी के सिपाहियों को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं जा रही हूँ, मुझे जेल में नहीं जाना, माफ करो मुझे। आज तुमने हमारी जान बचा ली, तुम मुझे उखाड़ो, तुम्हारी और समस्या हल होगी। इन आलुओं को बेचकर तुम मुनाफा कमा सकते हो और मुझे वापस उसी जगह पर लगा दो। मुन्नी, अब मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से करा सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। और वो खुश हो जाते हैं। एक बार धामपुर नामक गांव में मंटू नाम का एक रहता था। उसके घर में उसकी माँ मीनू और उसके बीमार पिता नोरू रहते थे। सारे घर की जिम्मेदारी मंटू पर थी। मंटू सुबह सुबह अपनी गाय को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को उन्हें घर ले आता था। घर आकर मंटू अपने खेतों में भी काम करता था, जहाँ उसने कुछ सब्जियाँ उगाई थी। आज फिर मंटू भूखा ही गाय को लेकर चला गया। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। मेरा बेटा दिन भर मेहनत करता है और उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मीनू रात की बची हुई रोटी अपने पति नोरू को देती है। ये लीजिए, आप खाना खा लो, फिर आपको दवाई भी खानी है। अरे तुम अपने लिए भी खाना ले आओ। और मंटू कहाँ है? उसे बोलो वो भी खाना खा ले। अरे आप खाना खा लो, हम माँ बेटे ने पहले ही खाना खा लिया है और वो अभी लकड़ियाँ लेने जंगल गया है। भगवान ना तो मुझे ठीक कर रहा है और ना ही मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं तुम दोनों के लिए बोझ बन गया हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे नोरू कहाँ है? बाहर निकल। आवाज सुनकर मीनू बाहर आती है। सेठ जी, क्या बात है? बुढ़िया, तुम लोगों को कितनी बार बोला कि मुझे मेरे पैसे चाहिए? वो बूढ़ा मरा नहीं अभी तक। सेठ जी, इस समय हमारा हाथ तंग है, हम जल्द ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जाओ, इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। नोरू धीरे धीरे घर के बाहर आता है। अरे सेठ जी, आप। अरे तू मेरे पैसे लेकर खुद चारपाई पर बैठकर आराम कर रहा है। पैसे तेरे बाप ने देने थे क्या? सेठ के आदमी घर के अंदर जाते हैं और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। नोरू और मीनू सेठ के पैर पकड़ते हैं। सेठ जी, हमें थोड़ी और मोहलत दे दो, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हम कहाँ जाएंगे? ऐसा अन्याय मत कीजिए हमारे साथ। गांव के सब लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन सेठ के खिलाफ कोई नहीं बोलता। सेठ नोरू को पैर से धक्का मारता है और नोरू का सर पत्थर पर लगता है और सर से खून बहने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपके सिर से तो खून निकल रहा है। ये सारा खेत भी साफ कर दो। सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से सब्जियां उगाई हैं। कुछ ही दिनों में इसमें सब्जियां आने वाली हैं। सेठ के आदमी खेत की सारी फसल उजाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मंटू घर आता है और घर की हालत देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या है? सब सामान बाहर क्यों बिखरा है? माँ, ये सब क्या है? पिताजी, आपके सिर से ये खून क्या हुआ था यहाँ? बेटा, वो सेठ और उसके आदमी यहाँ आए थे, उन्होंने सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मीनू सारी बात मंटू को बताती है। ये सुनकर मंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों रोना बंद करो, मेरे साथ चलो। मंटू अपने पिताजी और माँ के साथ कुछ जरूरी सामान और अपनी गायों को लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ, पिताजी, बस थोड़ी देर और चलना है। आपको पता है
जंगल के उस पार एक झोपड़ी है। मैं कई बार गाय को चराने वहां गया हूँ। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम वहीं जाकर रहेंगे। जंगल में मंटू अपनी गाय को चराने जाता था। उसने कई बार वह झोपड़ी देखी थी और वहाँ बैठकर आराम भी किया था। बहुत चलने के बाद मंटू अपने माता पिता के साथ उस झोपड़ी के पास पहुँच जाता है। माँ, अब यही हमारा नया घर है। यहाँ कोई नहीं आता। ये झोपड़ी बहुत पुरानी है। मैं यहाँ कई बार आया हूँ। मंटू जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाकर जमीन पर एक कपड़ा बिछाता है। पिताजी, आप यहाँ आराम करो। आप बहुत थक गए होंगे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नोरू वहाँ लेट जाता है। बेटा, आज हम खाएंगे क्या? माँ, आप रोटी बनाओ। मैं आसपास कुछ देख कर आता हूँ। तभी मंटू देखता है कि झोपड़ी के पीछे एक पेड़ पर एक कद्दू लगा था। अरे वाह, यहाँ तो कद्दू लगा हुआ है। माँ, आज की सब्जी का इंतजाम हो गया। बस जल्दी से आग जला लो। मंटू कद्दू तोड़कर अपनी माँ को देता है। मीनू उस कद्दू को काटती है और उसकी सब्जी बनाती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह नोरू जल्दी उठकर बाहर घूम रहा था। अरे मंटू, मीनू, जल्दी उठो, बाहर देखो क्या है। मंटू और मीनू उसकी आवाज सुनकर उठते हैं। मीनू अपने पति को एकदम ठीक घूमते हुए देखकर हैरान हो जाती है। अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ पिताजी, आप तो एकदम ठीक लग रहे हो, जैसे आपको कभी कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ जल्दी बाहर देखो। तीनों घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि पीछे का पेड़ कद्दुओं से भरा पड़ा था। अरे, ये कैसे संभव है? कल तो यहाँ सिर्फ एक कद्दू था जो मैंने तोड़ लिया था। आज ये पूरा पेड़ कद्दुओं से कैसे भरा है? इतने कद्दू तो मैंने कभी नहीं देखे। ये कद्दू की बेल तो पूरे पेड़ पर फैली है। उस दिन मंटू और नोरू उस पेड़ से बहुत सारे कद्दू तोड़ते हैं और उन्हें जंगल के उस पार बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाते हैं। अगले दिन सुबह वो पेड़ फिर से कद्दुओं से भरा पड़ा था। सच में ये कोई साधारण कद्दू नहीं, बल्कि जादुई कद्दू है जो एक ही दिन में इतने सारे कद्दू दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मंटू, मुझे लगता है हमें भगवान यहाँ लेकर आए हैं। देखो, यहाँ आते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया और हमें इतने सारे कद्दू भी मिल गए जिन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और देखो, हमारी गाय भी यहाँ कितनी खुश है। हर रोज हरी हरी घास खाने को मिल जाती है। तभी नोरू को कुछ याद आता है। बेटा, मुझे लगता है यह वही झोपड़ी है जिसके बारे में मेरी माँ कहानियाँ सुनाती थी। कौन सी कहानियाँ पिताजी? मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनी। माँ बताती थी कि जंगल के उस पार एक साधु शिव भगवान की भक्ति करता था। उसे किसी ने यहाँ देखा था, लेकिन बाद में जब लोग यहाँ आए तो वह नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि वह साधु यहीं समा गया था। अच्छा, तो ये झोपड़ी भी उसी ने बनाई होगी, और क्या पता यह कद्दू भी उसी की शक्तियों से उगा हो। कुछ महीनों में मंटू सारे पैसे चुका देता है और अपनी जमीन और घर सेठ से वापस ले लेता है। माँ, पिताजी, हमें हमारी जमीन और घर वापस मिल गया है। मैंने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए। हे भगवान, ये सब उस कद्दू की बेल की वजह से ही हो पाया। अगर यह बेल नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी बेल से आवाज आती है। जो लोग अच्छे होते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ। ये लो, मेरे कुछ बीज ले जाओ और अपने खेतों में बो देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंटू अपने माता पिता और गायों के साथ अपने घर आ जाता है और अपनी जमीन पर कद्दू के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में वहाँ बहुत सारे कद्दू लगते हैं। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। दूर दूर के गांवों से लोग जादुई कद्दू खरीदने मंटू के पास आते थे। ये बात सेठ को रास नहीं आती। अरे, ये 2 कौड़ी का मंटू मुझसे घर और जमीन लेकर कद्दू उगा रहा है। इससे तो मैं मजा चखाऊंगा। रात के अंधेरे में सेठ अपने आदमियों के साथ मंटू के खेत में जाता है। खेत कद्दुओं से भरा पड़ा था। एक भी कद्दू की बेल छूटने नहीं चाहिए। सारे कद्दू तोड़ लो और सारी बेलें उखाड़ दो। जैसे ही सेठ के आदमी खेत में जाते हैं, कद्दू की बेल पूरी जमीन पर फैल जाती है। सब लोग बेलों में फंसकर गिर जाते हैं। अरे कम बट्टो, ये तुम यहाँ आकर लेट क्यों रहे हो रे? जैसे ही वह लोग उठने की कोशिश करते हैं, वह फिर से कद्दू की बेल में उलझ जाते हैं। सेठ खुद खेत में जाता है तो वह भी बेलों में फंसकर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? ये बेलें मुझे उठने क्यों नहीं दे रही? अरे, तभी सामने से बड़ी बड़ी गायों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। गाय आ रही है, मुझे कोई बाहर खींचो, मुझे बचाओ रे। सेठ के आदमी कैसे भी करके खुद को खेत से बाहर निकालते हैं
और वहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ भागे जा रहे हो रे? मुझे बचाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सब नमक हराम को। अरे मुझे यहाँ से निकाल। सेठ भी बेलों से खुद को छुड़ाकर गायों से डरते हुए अपने घर भाग जाता है। कल लोहे भगवान, आज तुमने मुझे बचा लिया, आज के बाद मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। अब मंटू कद्दू बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लोग मदद के लिए सेठ के पास नहीं बल्कि मंटू और नोरू के घर आने लगते थे। दोनों मिलकर सबकी मदद करते थे।